हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी ट्री 4 को टारगेट करेंगे, साथ ही साथ अन्य जो टीचिंग एग्जामिनेशन आता है उसको करेंगे। जब आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से टैली करता है। तो हम लोग पहला एडिशन जो है हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे, फिर ज्योग्राफी को, और वन बाय वन हम लोग सारे क्लास को कवर करेंगे। एनसीईआरटी तो बुक आपके पास भी होगा, लेकिन पढ़ने में खुद से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे क्या क्या पढ़ें क्या क्या छोड़ें, क्वेश्चन कहाँ से निकलता है, या कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो एक चैप्टर में सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होता है, या सारी जो बातें लिखी हैं वो सारा हम लोगों को पढ़ना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, बल्कि हम लोगों को कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और वहीं से क्वेश्चन बनेगा भी। तो वेरियस कोर्सेज जो है यूट्यूब पर रन कर रहा है और सबको आप देखते हैं कोर्स खरीदते हैं, वो सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ना ही आपको एनसीईआरटी के सार को पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि एनसीईआरटी के ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ईजिली आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्रैक कर लीजिएगा, जो कि टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन है। तो इसमें हम लोग पहला जो शुरू कर रहे हैं क्लास, वो चैप्टर 7 को ले रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृतियाँ का निर्माण हम लोगों को पढ़ना है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, और इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ बढ़ते रहिए ताकि आपका एनसीईआरटी ओवरऑल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब इसमें शुरू में देखिए कि कह रहा है कि क्षेत्रीय जो संस्कृति है, मीन्स इसको इंग्लिश में अगर हम लोग कहेंगे मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, तो इसमें ये शुरू के चीज़ों को हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो दिया है कि लोगों का वर्णन का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा को में उन्हें परिभाषित करना। तो हम लोग को बेसिकली ध्यान रखना है कि ये जो कल्चर है इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, वो भोजन है, वस्त्र है, काव्य है, नृत्य है, संगीत है और चित्रकला है। इन सारी चीज़ों को का कंपोज्ड फॉर्म या मिला हुआ फॉर्म जो है वही इन सब चीज़ों का निर्माण करने में मदद करता है। किन चीज़ों का? तो जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं उनको आगे यहाँ पे मार्क किया गया है कि जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं वे समय समय के साथ बदलती रहती हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं। इन प्रक्रियाओं के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। मतलब एक जगह का जो कल्चर वगैरह है या परंपरा है और दूसरी जगह का जो परंपरा है या कल्चर है, सभ्यता है, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को के पूरक के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। यहाँ का कुछ अच्छाई वहाँ चला गया, वहाँ का कुछ अच्छाई वहाँ चला गया, और ये कंप्लीट और ये परफेक्शन लाने में मदद करता है। तो हमको इसमें इतना दूर में यही ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो एपिसोड है, ये जो सीरीज है, ये आपको बहुत ही काम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। चेर और मलयालम भाषा का विकास कह रहा है कि भाषा के क्षेत्र के अंतः संबंध के एक उदाहरण को हम लोग इसमें देखेंगे कि कह रहा है कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ याद रखना है महोदयपुरम के बारे में। ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? चेर राज्य। ठीक है। अब कह रहा है संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। तो चेर में या क्या बोली जाती है? मलयालम भाषा। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया होगा। निश्चित है, स्वाभाविक है, जो शासक इसी भाषा का ही उपयोग किए होंगे। कह रहा है यहाँ पर कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। मतलब संस्कृत से डिराइव्ड है। कौन सा चीज़? ये मलयालम। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, याद रखिएगा, लीला तिलकम, यह लीला तिलकम क्या चीज़ पर आधारित किताब है? तो व्याकरण और काव्य शास्त्र। ये दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीला तिलकम के बारे में आपको याद रखना है। लीला तिलकम क्या है? एक बुक है या ग्रंथ है। ये किस विषय पर है? इसका सब्जेक्ट क्या है? तो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। कह रहा है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम क्या है? ये एक लैंग्वेज हो गया। मणि प्रवालम, मणि प्रवालम एक लैंग्वेज हो गया। ये लीला तिलकम इसी भाषा में लिखा गया है। अब मणि प्रवालकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह भी ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हीरा और मूंगा होता है। यहाँ हीरा और मूंगा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हीरा संस्कृत को रिप्रेजेंट कर रहा है और मूंगा क्षेत्रीय भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यह जो मणि प्रवालम भाषा है वो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के मिलन से बना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणि प्रवालम याद रखना है। और मणि प्रवालम में कौन सा किताब लिखा गया है? लीला तिलकम। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ आपको अच्छा मिल रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में। जगन्नाथ से संबंधित है ये।
तो आपको समझ में आ गया हो कि उड़ीसा और पुरी से रिलेटेड चीज़ है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण, किस प्रक्रिया का, तो कह रहा है अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। मतलब क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो हैं क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। अब कह रहा है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय आज संप्रदाय माने पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। अब जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है, दुनिया का मालिक, जो विष्णु को संबोधित करता है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी। मीन्स जगन्नाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो काष्ठ माने काठ या लकड़ी के में बनाया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। मीन्स जगन्नाथ जो ईश्वर हैं वो पहले स्थानीय देवता थे, जो आगे चलकर बृहद रूप धारण करते हैं और उनको विष्णु का रूप मान लिया जाता है। किसको, जगन्नाथ को। कह रहा है 12वीं शताब्दी में गंग वंश, यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन, गंग वंश का एक राजा था जो बहुत प्रतापी था, जिसका नाम अनंत वर्मन था, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। मतलब जगन्नाथ मंदिर को बनवाने का निश्चय किसने किया, अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन किस वंश से बिलोंग करता था, तो गंग वंश से ताल्लुकात था उसका। आगे कह रहा है उसके पश्चात मीन्स उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। मीन्स अनंग भीम तृतीय जो थे राजा, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए अपना राज्य ही न्यौछावर कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। मैंने अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया। कह रहा है जो जो इस मंदिर का को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ती गई। मतलब मंदिर का दखल हो गया क्या, कि मंदिर के पास पैसा होता है, दान में लोग देते हैं, साथ ही साथ एक धार्मिक एंगल भी है, तो लोगों का स्नेह श्रद्धा समर्पण मंदिर के प्रति बढ़ जाता है, इसलिए सामाजिक राजनीतिक मामलों में भी मंदिर का दखल होता है। कह रहा है जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कौन कौन लोग उड़ीसा को जीते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, मुगल जीते, मराठे जीते, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी जीता था। सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। अब इन लोगों ने मंदिर पर नियंत्रण क्यों स्थापित करना चाहा होगा, क्योंकि वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बन रहा है। आगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस अब एक बार हम लोग क्या देखेंगे कि राजपूत जो थे राजस्थान में, राजपूताना कहते हैं राजस्थान को, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर राजपूत ज़्यादा हैं, जबकि ये भी है कि वहाँ अन्य जाति भी हैं, गुर्जर वगैरह या अन्य जाति के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि उन वो वीर होते थे, तो स्वाभाविक है, हम लोग जानते ही हैं कि राजपूत वीर हुआ करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, राजा भी वही हुआ करते थे। पृथ्वीराज का यहाँ पर चर्चा है। आगे कह रहा है कि ये इन वीर गाथाओं की रचना हुई थी, मतलब उनके वीर कारनामों को याद रखने के लिए, संजोने के लिए, आने वाले पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन शूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखा गया और यह आशा किया गया कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अब इसके लिए क्या किया गया, इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, इन सारी चीज़ों का मिश्रण होता था। ये नाट्य के जरिए या गाना के जरिए या काव्य के जरिए इनके वीर गाथाओं को प्रकट किया जाता था, चर्चा किया जाता था, गाया जाता था, गुनगुनाया जाता था। साथ ही यहाँ पर स्त्रियों की स्थितियों के बारे में भी बताया गया है इन कहानियों में। तो क्या बताया गया है कि स्त्रियां भी वीरांगना होती थीं। जैसे ही उनके शूरवीर पतियों का अगर निधन हो गया या वीरगति को प्राप्त होते थे, तो वे जो सती प्रथा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वो चिता पर अपने आप को जला दिया करते थे। ठीक है, तो इसका भी उल्लेख मिलता है इन कहानियों में। आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये जो पढ़े हम लोग वीरों के बारे में, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस चैप्टर में था तो इसका हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है ये, तो कह रहा है यदि शूरवीरों की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषयों में भी यह सच है। मतलब नृत्य भी अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में आपको मिलेगा। इसमें से एक नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कथक के बारे में, जो कि यह नृत्य शैली है उत्तर भारत के अनेक भागों में से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का अर्थ ही कथा होता है, कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार में के साथ
कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी में ये जो कथा कथा कहने वाले लोग थे, एक्सप्रेशन के साथ और भी उसमें सुधार होता गया और यह एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान या कहानियों को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिन्हें रासलीला कहा गया है। तो रासलीला समझ गया किससे संबंधित है, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान से या कहानियों से। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े थे, मतलब एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ होता था, नृत्य के साथ साथ एक्सप्रेशन भी हुआ करता था। यही कथक का एक बड़ा खूबी था। कह रहा है मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इसे नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण माने अपना नया जो एक्सपोजर था, है ना, वो धारण कर लिया, नया रूप विकसित कर लिया। कौन सा नृत्य शैली, तो कथक नृत्य शैली। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानाओं में फला फूला। मतलब कौन फला फूला, कथक। जब तक कोई राजा उसको अपने दरबार में तरजीह नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, अपने दरबार में उसको नहीं कराएगा, तो कौन पूछता है। साधारण लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है कि वो नाच वगैरह ये सब करने वालों को पैसा दे सके, दान दे सके। तो राजघराना ही करता था। तो कौन सा ऐसा राजघराना है जो कथक को फलने फूलने में मदद किया, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला राजस्थान, जयपुर राज दरबार, दूसरा लखनऊ में। तो लखनऊ में क्या कह रहा है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। मीन्स वाजिद अली शाह जो थे अवध के अंतिम नवाब थे और उनके शासनकाल में यह ज़्यादा फला फूला। कह रहा है 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्य भागों में भी बढ़ा। कौन बढ़ा, कथक जो नृत्य शैली थी वो। कहाँ कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, इन सब जगहों पर भी ये फैलता हुआ दिखा। बेसिकली उत्तर भारत, मध्य भारत, इन सब क्षेत्रों को ये बता रहा है। कह रहा है इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लिष्ट तथा वेशभूषा आदि पर भी ध्यान दिया जाता था प्रस्तुतिकरण में। किसको, कथक के। अब आगे हम लोग देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि किसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, किस किन प्रकार के डांसों को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है जो हम जोड़ देते हैं कि कह रहा है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किसके अकॉर्डिंग, संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांसेस है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 क्लासिकल डांस है। इसको नोट डाउन कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंडिया में कितने क्लासिकल डांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी पूछे तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पूछेगा तो 9 क्लासिकल डांस है, इसमें कथक भी है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। अब लघु चित्रों के बारे में कह रहा है कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्र। लघु मतलब ही होता है छोटा, जैसा कि नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर लाल जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्रों तालपत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। कहाँ कहाँ किए जाते थे, तो लघु चित्र तालपत्रों पर तथा लकड़ी की तख्तियों पर किए जाते थे। कह रहा है मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। अब आपको यहाँ पर एक आपके लिए वर्क क्या है कि आपको देखना है कि अकबर के दरबार में कौन कौन थे पेंटर, जहांगीर और शाहजहां के। तो ये लिस्ट आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार जो है मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों दरबारों में चले गए। मतलब स्वाभाविक है कि जो मुगल ख़त्म हुआ तो चित्रकारों को या पेंटरों को, जो भी थे कलाकार थे, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे के लिए तो करते हैं, प्रोफेशन है उनके लिए। तो वो मुगल दरबार छोड़ करके स्थानीय दरबारों में जाने लगे, जैसे राजस्थान के राजपूतानी दरबारों में, इन सब जगहों पर उनको देखा जा सकता था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा। अब चूँकि राजस्थान में भी तो कुछ डांस वगैरह का अपना एक आर्ट फॉर्म होगा, तो वहाँ पर ये भी फॉर्म गया, लेकिन ये लोग जो गए वो लोग अपना जो अपना पहचान था उसको नहीं छोड़े। ठीक है, जो शिल्प कलाकार जो छोटे, मतलब हम लोग पढ़े हैं ना अभी, नाम क्या था, नाम, ये लघु चित्रों की परंपरा को नहीं छोड़े। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द
माने अब स्थानीय क्षेत्र में तो चले गए थे, स्थानीय राज दरबारों में ये चले गए थे, तो इसी में एक हिमाचल प्रदेश का उदाहरण आता है कि हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली कहते हैं। याद रखिएगा, बसोहली शैली कहाँ पर था, तो हिमाचल प्रदेश, शिमला। ओके, यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। ये भी याद रखिएगा, भानुदत्त की रसमंजरी किस भाषा में लिखा गया या किस शैली में था, तो बसोहली शैली में था, भाषा नहीं शैली। आगे कह रहा है कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो कांगड़ा शैली भी जो है आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। तो कांगड़ा किससे प्रेरित है, तो वैष्णव परंपरा से प्रेरित है, इसको भी ध्यान में रखना है। कह रहा है ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो कोमल रंगों का प्रयोग और काव्यात्मक निरूपण। ओके, काव्यात्मक मीन्स कविता वगैरह ये सब का उसमें दर्शन होगा। अब कह रहा है स्मरण रहे साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन दीवारों आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। तो कांगड़ा याद रखना है कहाँ से संबंधित है और क्या चीज़ से प्रेरित था। तो हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ से, वैष्णव परंपरा से प्रेरित था। आगे बंगाल पर एक नज़र डालने को कहता है कि बंगाल में क्षेत्रीय भाषा किस प्रकार से विकसित होता है। तो हम देख रहे हैं कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली भाषा बोलते रहे होंगे। किंतु एक दिलचस्प बात बताता है कि बंगाली संस्कृत से निकली है, ऐसा माना जाता है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, ऐसा मिला है। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक मीन्स कॉमर्शियल व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगा होगा, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ा होगा। अब जो राजा पावर में है उसी का वर्चस्व बढ़ता है, तो स्वाभाविक है बढ़ा। आगे क्या कर रहा है, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। कौन किया ऐसा, गुप्त वंश। तो गंगा की मध्य घाटी और भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल होने लगा वहाँ। यानी हुआन सॉन्ग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, मतलब थोड़ा सा संस्कृत का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया वहाँ। क्यों बढ़ना शुरू हो गया, गुप्त वंश के कारण। आगे पाल वंश आता है, पाल वंश में भी यही चीज़ देखने को मिला, पाल वंश में भी यही चीज़ देखने को मिला और प्रभाव बढ़ा होगा संस्कृत का या अन्य भाषाओं का बंगाली पर, बंगाली भाषा पे। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अब यहाँ पर एक वर्णन किया है कि 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया, तो ये भी याद रखना है कि अकबर ने बंगाल पर कब्जा कब किया, तो 1586 में। तो उसके बाद उसने बंगाल को सूबा मान लिया। उस समय प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मुगलों के समय प्रशासन की भाषा क्या थी, तो फारसी थी, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, लेकिन बंगाली में संस्कृत वगैरह का भी प्रभाव बढ़ गया था। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। तो स्वाभाविक है, भाषा एक दिन में बनता नहीं है, लंबा समय लगता है। जैसे इंग्लिश को देखिए ना, 5000 6000 वर्ष पुराना है, अभी भी बड़ा कन्फ्यूजन है इंग्लिश में, है ही। जैसे आप अपने मम्मी को के बहन को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, लेकिन वो अंट बोलता है। आप अपने पापा के बहन को क्या बोलते हैं, फूआ बोलते हैं, वो क्या बोलता है, अंट बोलता है। कौन वाली अंट, कन्फ्यूजन है। आगे देखते हैं, इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। माने बंगाली भाषा में संस्कृत के साथ साथ फारसी, यूरोपीय भाषा आदि का भी मिश्रण मिलने लगा। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणी में बांटा जाता है। मीन्स साहित्य जो भी है वहाँ का लिटरेचर जो भी है उसको दो भाग में बांटता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, माने संस्कृत से प्रभावित है,
और दूसरा स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने स्थानीय भाषाओं का प्रभाव उस पर होगा। संस्कृत महाकाव्यों का, मंगल काव्य आदि का माने को रचा गया। आगे देखेंगे हम लोग क्या कि दूसरी श्रेणी में क्या किया गया, तो मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ आदि लिखा गया। तो ये दूसरा श्रेणी था और एक पहला श्रेणी था। तो ध्यान में रखना है कि बंगाल में दो श्रेणी में साहित्य रचनाएं हुई हैं। एक संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है एक पर, और दूसरे पर स्थानीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है जो कि बांग्ला भाषा है। कह रहा है मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर। कह रहा है नाथ लोग कौन थे, तो सन्यासी होते थे। नाथ एक सन्यासी संप्रदाय है जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। बस इसमें इतना ही जानना है। आगे इम्पोर्टेंट क्या है तो हम देखते हैं। पीर और मंदिर के बारे में कह रहा है। तो पीर और कोई क्या होता था, तो पीर फारसी शब्द था यहाँ पे दिया गया है जिसका अर्थ होता था आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हुआ करते थे। कर रहा है इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जब बंगाल पर मुगलों का ये था पकड़ था, शासन था, तो पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को वहाँ का राजधानी बनाया गया। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण केंद्रों के रूप में काम आती थी। मतलब धार्मिक रूपांतरण भी होता था उस समय। ठीक है, जो कर्मचारी थे मुगल के, वे सब लोग ज़मीन पर मस्जिद वगैरह बना ली और बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण का किया करते होंगे या धार्मिक रूपांतरण करते थे। प्रारंभ में बाहर आकर बसने वाले, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, इस पीढ़ श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेश निवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। मतलब इसी काल में जो है ना पीर बड़ा फेमस हो गया और उनका मज़ार जगह जगहों पर बनाया जाने लगा और लोग भी उनको स्नेह आदर देने लगे, जो मुस्लिम थे सो भी या जो अन्य थे वो भी। आगे कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है ना कि जैसे जैसे लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरता गया, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। माने यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन यह उठता है कि मंदिरों का निर्माण क्यों होने लगा अचानक से बंगाल में बहुत ज़्यादा। तो लोग के पास प्रोस्पेरिटी बढ़ा, मतलब पैसा बढ़ा। तो पैसा बढ़ा तो उसको शो करने के लिए वो लोग मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर दिए। दूसरा था क्या, बंगाल में जो साधारण ईंट और मिट्टी गारे से जो बने मंदिर थे, उसमें जो निम्न सामाजिक समूह थे, जैसे कालू तेली जाति के बारे में वर्णन कर रहा है, कंसारी, ये सब भी अपना अपना योगदान देने लगे। इसके कारण भी मंदिरों का निर्माण हुआ। दूसरा, लोगों में पैसा बढ़ा तो लोग अपने प्रतिष्ठा को, स्टेटस को दिखाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण कराने लगे। तीसरा चीज़ क्या देखने को मिला कि आगे देख रहा है, तीसरा चीज़ ये मिला कि ब्राह्मणों के द्वारा जो स्थानीय देवी देवता थे उनको मान्यता मिलने लगा, तो उनको भी स्थापित किया जाने लगा मंदिर में। तो इस प्रकार से मंदिरों का संख्या बढ़ा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ के मंदिरों में आप किस प्रकार का कलात्मक चीज़ देखते हैं। तो मंदिरों का शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह होता था, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, दो चाला, दो छतों वाली या चौचाला, चार छतों वाली होती थी। ये जो छप्पर होता था, जो छत होता है, रूफ होता है, वो दो चाला होता था या चौचाला होता था। दो चाला का मतलब दो छतों वाला और चौचाला का मतलब चार छतों वाला। इसके अलावा मंदिर में और क्या विशिष्ट गुण था जो बंगाल में जो मंदिर पाए जाते थे। तो कह रहा है कि कारण स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। माने इन सारे चीज़ों के कारण एक बंगाली शैली डेवलप हो गया। अब उसमें और क्या क्या था, तो पहला तो हम लोग पढ़ लिए कि दो चाला और चौचाला होता था। तो ऑप्शन में देगा, याद रखना है, दो चाला और चौचाला बंगाली शैली था मंदिर निर्माण करने का। दूसरा, ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें तथा दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मैं ऊपर की ओर डोम शेप में चला जाता था। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया जाता था। मतलब चबूतरा जो होता है हम लोगों के गाँवों में, उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होता था। मतलब दीवार जो होता था अंदर से, उसमें कोई सजावट नहीं होता था खास, लेकिन बाहरी दीवार पर चित्रकारियाँ वगैरह सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियाँ से सजी होती थी। तो ये बंगाल में जो मंदिर का शैली था उसका फीचर है, ये आपको याद रखना है कि गुण है कि किस प्रकार का मंदिर होता था। कह रहा है कुछ मंदिर में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। मैंने अच्छा से डेवलप हो गया था। तो याद रखना है, दो चाला, चौचाला, चतुर्भुज, ये चबूतरा जो होता था, वर्गाकार चबूतरा, ये सब
बाहर अंदर के दीवार पे कोई पेंटिंग नहीं, बाहर के दीवार पे पेंटिंग, ये सारा फीचर था वहाँ का। अब कह रहा है मछली भोजन के रूप में। तो कह रहा है पारंपरिक भोजन क्या होता है, जो भोजन है हमारे जलवायु पर या क्षेत्र पर निर्भर करता है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खाना खाते हैं। तो बंगाल क्या था, एक नदीय मैदान था जहाँ मछली और धान का उपज अच्छा था, इसलिए मछली भोजन में स्वाभाविक रूप से स्टेपल फूड के रूप में, प्रमुख भोजन के रूप में था, और चावल भी था। तो इसलिए वहाँ के लोग खाने लगे। आगे चल के क्या दिक्कत हुआ कि जो ब्राह्मण लोग वहाँ बसे थे, ब्राह्मणों को इनसे दिक्कत हो रहा था कि ब्राह्मण कैसे मांसाहारी भोजन खाएंगे। तो कह रहा है कि ब्राह्मण को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस मतलब जो मांस वगैरह वाला चीज़ होता है, तामसिक चीज़ है। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म को विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए एक इस निषेध में ढील दे दी, थोड़ा सा छूट दिया उसको कि आप खा सकते हैं, क्योंकि जगह का डिमांड है। कह रहा है बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो ये था हमारा ये चैप्टर 7, जो स्थानीय या क्षेत्रीय परंपराओं या जो संस्कृतियां हैं उसके निर्माण के बारे में है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए ताकि नया चैप्टर हम इसमें डालें। अगर नहीं डालिएगा तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करिएगा, डिमांड कीजिएगा तो नया चैप्टर डालेंगे। और इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा, पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा में सिलेक्शन निश्चित होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू।